नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर नंबर 6, इसका डिटेल में रिवीजन। तो प्राइसिंग डिसीजन में क्या क्या अपन टॉपिक देखेंगे पर वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे प्राइसिंग पॉलिसी और स्ट्रेटेजी। इसके बाद देखेंगे प्राइसिंग मेथड, एक थियरी ऑफ प्राइस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के बारे में देखेंगे, और एक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में काफी सारे थियरी टॉपिक है छोटे छोटे, वो अपन देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन। सबसे पहले प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। प्राइसिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के जो पॉलिसीज और मेथड होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्राइसिंग। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के पॉलिसीज और मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। दो तरह की प्राइसिंग होती है, एक इंटरनल प्राइसिंग और एक होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। इंटरनल प्राइसिंग क्या होती है, जब कंपनी का एक डिवीजन कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो जो पॉलिसी और मेथड फॉलो करता है सेलिंग प्राइस निकालने के, वो होती है इंटरनल प्राइसिंग। इंटरनल प्राइसिंग के लिए आपके कोर्स में अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का। एक होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। एक्सटर्नल प्राइसिंग क्या होती है, जब कंपनी बाहर वाले कस्टमर के लिए जो पॉलिसी और मेथड फॉलो करती है, कंपनी एक्सटर्नल कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो पॉलिसी और मेथड फॉलो करती है वो होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। इस चैप्टर में क्या कवर्ड है, एक्सटर्नल प्राइसिंग। चैप्टर नंबर 6 प्राइसिंग डिसीजन में क्या कवर्ड है, एक्सटर्नल प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की डेफिनेशन में दो वर्ड थे, एक तो पॉलिसी था और एक मेथड था। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी को अपने स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी बोल दो या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोल दो, एक ही बात है। पॉलिसी या स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस के लिए कौन सी सेलिंग प्राइस बेस्ट है। आपके बिजनेस के लिए कम प्राइस बेस्ट है, ज्यादा प्राइस बेस्ट है, प्रीमियम प्राइस बेस्ट है, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग करना बेस्ट है। तो आपके बिजनेस के लिए कौन सी प्राइस बेस्ट है, ये बताता है प्राइसिंग पॉलिसी या स्ट्रेटेजी। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये अपन किसके ऊपर डिसाइड करते हैं, मार्केट के बेस पे या प्रोडक्ट के बेस पे या सिचुएशन के बेस पे। मार्केट देखते हैं, मार्केट कैसा है, कंपटीशन मार्केट है या मोनोपोली मार्केट है। प्रोडक्ट देखते हैं, आपका कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है या इनोवेटिव प्रोडक्ट है। अपन सिचुएशन देखते हैं, मंदी का पीरियड है या तेजी का पीरियड है। ये सब देख के अपन डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी प्राइस बेस्ट है, कम प्राइस बेस्ट है या कम प्राइस या ज्यादा प्राइस रखना बेस्ट है। ये सब अपन किससे डिसाइड करते हैं, मार्केट देख के, प्रोडक्ट देख के और सिचुएशन देख के। फिर प्राइसिंग मेथड क्या होते हैं, जो प्राइस आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्राइसिंग मेथड क्या है, यहाँ प्रैक्टिकल है। प्राइसिंग पॉलिसी तो थियरी है, प्राइसिंग मेथड क्या है, प्रैक्टिकल है कि उस सेलिंग प्राइस को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बताता है प्राइसिंग मेथड। तो सबसे पहले अपने देखा प्राइसिंग पॉलिसी या स्ट्रेटजी। तीन चीजों के बेस पे देखते हैं अपन, मार्केट के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे और सिचुएशन के बेस पे। सबसे पहले अलग अलग मार्केट में क्या क्या प्राइस अच्छी होती है, अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्राइस बेस्ट होती है। तो देखो टोटल 4 तरह के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट जहां काफी सारे सेलर्स हैं जो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, काफी सारे सेलर्स होते हैं वहां पे, जेके सुपर सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, बिरला सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। जैसे पैरासीटामोल आती है, काफी लोगों की आती है, काफी ब्रांड की आती है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं चलती, कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं चलती। यहाँ आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मार्केट में जो प्राइस है उसी पे बेचना पड़ता है। आप ना तो कम पे बेच सकते, ना ज्यादा पे बेच सकते। ज्यादा पे बेचोगे कोई खरीदेगा नहीं। आप प्राइस कम करोगे तो आपको पहले तो अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और अगर आप कर देते हो कम भी तो बाकी कंपटीटर खाली नहीं बैठे, वो भी कम कर लेंगे अपनी प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होती, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। दूसरा होता है मोनोपोली, ऐसा मार्केट जहां उस प्रोडक्ट का ओनली एक ही सेलर है और उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा मार्केट जहां ओनली एक सेलर अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट का जो सेलर सप्लाई करता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, वो होता है मोनोपोली मार्केट। आज से कुछ साल पहले लगभग सारे मार्केट क्या होते थे, मोनोपोली, लेकिन आज के जमाने में कंपटीशन मार्केट हो गए। अब मोनोपोली मार्केट का एक एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज खाली माइक्रोसॉफ्ट बनाता है तो उसकी मोनोपोली है। अब मोनोपोली मार्केट में आप कोई भी प्राइस सेट कर सकते हो, क्योंकि फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, वो प्राइस सेटर होती है, वो प्राइस यहाँ चार्ज करती है। तो आप कोई भी प्राइस, मतलब प्रीमियम प्राइस भी आप यहाँ चार्ज कर सकते हो। तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसा मार्केट जहां काफी सारे सेलर्स हैं जो मिला जुला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर नहीं बेच रहे, बिल्कुल सेम नहीं बेच रहे, मिला जुला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मिला जुला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बिल्कुल सेम हो जाता है तो परफेक्ट कंपटीशन, मिला जुला होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, मिला जुला होता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है। आपको पता है काफी सारी कंपनीज है मोबाइल में, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है। इनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। किसी में मेमोरी डिफरेंट होती है, किसी का प्रोसेसर डिफरेंट होता है। तो ये मिला जुला प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल सेम नहीं बेचते। ये होता है इसका एग्जाम्पल। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हर रेस्टोरेंट का टेस्ट अलग अलग होता है, तो वो मिला जुला प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं बेचते। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप चाहो तो मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हो, चाहो तो आप बिलो मार्केट प्राइस पे भी जा सकते हो। अगला बता रहा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब ऐसा मार्केट जहां काफी कम सेलर्स है, 2 3 4 सेलर्स हैं जो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या बिल्कुल सेम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा मार्केट जहां काफी कम सेलर्स हैं जो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। काफी ज्यादा सेलर्स है, बिल्कुल सेम कर रहे हैं तो परफेक्ट कंपटीशन, काफी कम है और बिल्कुल सेम सप्लाई कर रहे हैं तो ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का जो एग्जांपल है टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखो आज की डेट में 3 ही सेलर है, 3 ही सप्लायर है, 3 जो सर्विस देते हैं। एक तो जियो हो गया, एक आपका वोडाफोन आइडिया हो गया और एक अपना एयरटेल हो गया। तो 3
सेलर्स है इसमें। पहले ये मार्केट क्या होता था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता था। पहले से यूनिनोर भी था, एयरसेल भी था, रिलायंस भी था, काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन अब इसमें 3 ही सेलर्स बचे हुए ओलिगोपोली मार्केट में। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप प्रीडेटरी प्राइस फॉलो कर सकते हो। प्रीडेटरी प्राइस मतलब आप अपनी सेलिंग प्राइस को कोस्ट से भी कम कर दो, कोस्ट से कम करके आप अपनी सेलिंग प्राइस रखो, ताकि क्या हो, बाकी जो कंपटीटर है वो बर्बाद हो जाए, वो मार्केट से आउट हो जाए और आपका मोनोपोली हो जाए। जैसे जियो ने किया था एक तरीके से। जियो ने इस मार्केट को, पहले कंपटीशन मार्केट होता था, जियो ने प्रीडेटरी प्राइस करके इसको ओलिगोपोली में कन्वर्ट कर दिया और कुछ टाइम में मार्केट मोनोपोली भी हो सकता है। इसके बाद लिमिट प्राइस, जो 2-3 जने उस मार्केट में हैं वो मिलके उस प्राइस पे एक लिमिट लगा दे ताकि कोई आसानी से उस मार्केट में आ ना पाए। और तीसरा रेस प्राइस टुगेदर, सारे मिलके एक साथ प्राइस बढ़ा दें। जैसे ये लोग करते हैं, एयरटेल वाले, जियो वाले क्या करते हैं, एक साथ अपनी प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे जियो वाला बढ़ाता है, मान लो अपने पैकेज की प्राइस वो 600 रुपये करता है तो एयरटेल वाला भी 600 कर देता है। तो मिलके प्राइस बढ़ा दें ताकि किसी को कोई लॉस ना हो, सबका कस्टमर शेयर अपने अपने पास रहे। ये होता है ओलिगोपोली मार्केट। इसके बाद देखा था अपन ने प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट में अपन ने देखा था सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरीज। न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के न्यू प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, एक होता है इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और एक होता है मी टू प्रोडक्ट। रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया, जिसने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया और जो टोटली क्या हो, न्यू। जिसने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जो टोटली क्या हो, न्यू हो, वो होता है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। मतलब बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है, वो होता है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। जब जैसे मान लो पहली बार जब एंड्रॉइड आया था वो क्या था, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। पहली बार जब एसी आई थी क्या थी, वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। पहली बार जब कंप्यूटर के लैपटॉप आए थे तो क्या थे, वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। पहली बार जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आए थे, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो क्या थे, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थे। अब रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बिल्कुल रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा होता है इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ये क्या होता है, आपका कोई पुराना प्रोडक्ट था, अर्लियर कोई प्रोडक्ट था, उसका अपडेटेड वर्जन या उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या होता है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। जैसे इंटेल कोर का i7 10 जनरेशन था, इंटेल का जो प्रोसेसर आता है उसका कोर i7 10 जनरेशन था, इंटेल ने निकाल दिया i7 11 जनरेशन, 10 जनरेशन की जगह निकाल दिया 11 जनरेशन, तो क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। 11 जनरेशन क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ऐसे ही रेडमी का नोट 10 आता है एक प्रो, एमआई का कंपनी है, उसका रेडमी नोट 10 फोन आता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है नोट 10 प्रो। तो नोट 10 प्रो क्या हो गया, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। क्या हो गया, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इसके बाद मी टू प्रोडक्ट, कोई कंपटीटर है, कंपटीटर के रिवोल्यूशनरी और इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का कॉपी क्या होता है, मी टू प्रोडक्ट। मतलब आपने क्या किया, किसी कंपटीटर के रिवोल्यूशनरी या इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का कॉपी करके अपना खुद का प्रोडक्ट बना दिया, वो होता है मी टू प्रोडक्ट। जैसे मान लो पहली बार स्पुतनिक वैक्सीन आई थी कोरोना की, उसको देख देख के काफी लोगों ने वैक्सीन बना दी, तो क्या होगी, जो बाकी लोगों ने वैक्सीन बनाई वो क्या होगी, मी टू प्रोडक्ट। इसके अलावा पहले एक सिरप होती थी, कफ सिरप होती थी कोरेक्स, जो नशे में भी काम आती थी। तो पहली बार वो आई, उसको देख के उसका वो क्या करती थी, खांसी में कफ में काफ़ी अच्छा काम करती थी, तो उसको देख के काफ़ी सारे लोगों ने उसके साल्ट वाली सेम मतलब उसी फॉर्मूले वाली काफ़ी सारी सिरप बना दी, रेनकोफ नाम से, रेक्सकोफ नाम से। तो रेक्सकोफ नाम से जो सिरप बनी वो क्या है, ये सब बनी, ये बने मी टू प्रोडक्ट। क्या होती है मी टू प्रोडक्ट, मतलब आपके कंपटीटर का कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है या आपके कंपटीटर का कोई इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आपने उसका कॉपी बना दिया, वो होता है मी टू प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखा था अपन ने न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइसिंग आप फॉलो करोगे। 2 होते हैं, एक स्कीमिंग और एक पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग और एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या करते हो आप, प्रोडक्ट को जो मार्केट में लॉन्च करते हो, जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो न्यू प्रोडक्ट को, तो हाई प्राइस पे लॉन्च करते हो और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। स्टार्टिंग में हाई प्राइस और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को आप कम कर देते हो। अब स्कीमिंग प्राइसिंग किन किन केस में अपन फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन में टोटल 6 केस दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी केस दे दे क्वेश्चन में, तो अपन को आंसर क्या देना है, स्कीमिंग। ये 6 केस दे रखे हैं। पहला, आपके प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव फीचर्स है, क्या है आपके प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव फीचर्स है, अपन क्या फॉलो करेंगे, स्कीमिंग प्राइसिंग। दूसरा, आपको क्रीमी लेयर को टारगेट करना है, आप क्रीमी लेयर को स्कीम करना चाहते हो, आप अमीर लोगों को टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ बदलते हैं, हर महीने गाड़ी बदलते हैं, हर महीने फोन बदलते हैं। तो स्कीमिंग करना चाहते हो आप क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर को स्कीम करना चाहते हो, मतलब अमीर लोगों को टारगेट करना चाहते हो और कम यूनिट बेच के ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो क्या फॉलो करो आप, स्कीमिंग प्राइसिंग। तीसरा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब अगर आप प्राइस को चेंज करोगे तो आपके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग। अगला दे रखा है, अगर आपकी R&D वगैरह पे, पेटेंट वगैरह पे काफी ज्यादा इनिशियल कॉस्ट लगी है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है आपका या R&D वगैरह पे आपकी काफी ज्यादा कॉस्ट लगी है स्टार्टिंग में, तो आप स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। इसके बाद बता रखा है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को हाईली प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया, हाईली प्राइस सेगमेंट मतलब लग्जरियस सेगमेंट में लॉन्च किया है, तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग। और लास्ट बता रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाद में प्राइस कम करने से आपकी सेल बढ़ जाएगी, तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो। जैसे एप्पल क्या है, एप्पल अपने प्रोडक्ट के लिए क्या फॉलो करता है, स्कीमिंग प्राइसिंग। जैसे इंटेल है, अपने प्रोसेसर्स के लिए जो i3, i5, i7 लेके आता है, इनके लिए क्या फॉलो करता है, स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो करता है। स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखता है, बाद में धीरे धीरे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देता है। जैसे जैसे उसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, वो अपनी प्राइस पुराने वाले प्रोसेसर की या पुराने वाले फोन की प्राइस वो कम करते जाते हैं। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है,
इस स्ट्रेटेजी में अपन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में स्टार्टिंग में लो प्राइस पे, कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करेंगे। लो प्राइस मतलब लो प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जितना इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे ही प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा मार्केट में, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का दीवाना हो जाएगा, अपन धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देंगे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देंगे। ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कब इसको फॉलो करोगे? अगर इन 4 केस में से कोई सा भी केस क्वेश्चन में दे रखा है तो, अगर आपको मार्केट में सेट होना है फॉर सेटिंग मार्केट, या आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना है, मार्केट में कब्जा जमाना है, तो आप इसको फॉलो करोगे। दूसरा, डिमांड आपके प्रोडक्ट की क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब अगर आप प्राइस को चेंज करोगे डिमांड भी चेंज हो जाएगी, प्राइस को चेंज करने से डिमांड चेंज हो जाएगी, प्राइस को कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस को ज़्यादा करने से डिमांड कम हो जाएगी। ऐसा है तो आप क्या फॉलो करोगे? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगला बता रखा है, अगर आपने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया है, जिससे आपको सब्सटेंशियल सेविंग हुई है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में बढ़ गई, तो आपने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया सप्लायर से, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में बढ़ गई, तो आप क्या कर सकते हो? पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो। लास्ट है, अगर आपको कंपटीशन का डर है, कंपटीशन का डर है, आप क्या फॉलो कर सकते हो? पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो। जैसे जियो ने क्या फॉलो करी थी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करी थी, स्टार्टिंग में प्राइस कम रखी, फिर धीरे धीरे बढ़ा दी। जैसे उबर, ओला वगैरह, इन्होंने भी क्या स्टार्ट में क्या फॉलो करा था? पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करी थी। तो 2 स्ट्रेटेजी होती है, एक स्कीमिंग और एक पेनिट्रेशन। स्कीमिंग में स्टार्टिंग में हाई रखते हैं और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देते हैं। 6 केस में इसको अपन अडोप्ट करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर है, या आप अमीर लोगों को टारगेट करना चाहते हो, कम यूनिट बेच कर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। तीसरा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। चौथा, आपको स्टार्टिंग में R&D वगैरह पे, पेटेंट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग गई, उसको रिकवर करना है आपको। इसके बाद बता रखा है, अगर आपने प्रोडक्ट को हाईली प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया, और लास्ट बता रखा है, अगर आपको लगता है बाद में प्राइस कम करने से आपकी सेल बढ़ जाएगी, तो अपन क्या फॉलो करेंगे? स्कीम। पेनिट्रेशन में स्टार्टिंग में अपन प्राइस लो करते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में, अपन प्राइस को बढ़ा देते हैं। किन केस में फॉलो करते हैं? अगर आपको मार्केट में सेट होना है, मार्केट को पेनिट्रेट करना है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, अगर आपने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया और आपको सब्सटेंशियल सेविंग हुई है, और लास्ट है थ्रेट ऑफ कंपटीशन, अगर आपको कंपटीशन का डर लग रहा है तो। इसके बाद देखा था अपन ने, मैंने आपको बताया स्कीमिंग स्टार्टिंग में हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। पेनिट्रेशन में स्टार्टिंग में प्राइस कम रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ये चेंज कैसे होती है? हाई टू लो स्कीमिंग में, और पेनिट्रेशन में लो टू हाई कैसे जाती है? तो देखो, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे इंसानों की लाइफ होती है ना, कोई इंसान 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 5 साल ही जी पाता है, कोई 2-3 बाद ही चला जाता है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट की क्या होती है? लाइफ होती है। जैसे इंसानों की लाइफ के 4 फेस होते हैं, पहले वो पैदा होता है, फिर उसका बचपन आता है, फिर उसका की जवानी आती है, फिर उसका बुढ़ापा आता है। पैदा हुआ, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया। ऐसे ही प्रोडक्ट के क्या होते हैं? प्रोडक्ट की लाइफ के 4 फेस होते हैं। पहले वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, फिर ग्रोथ फेस आता है, उसका ग्रोथ होती है उसके अंदर, फिर मैच्योरिटी फेस आता है, एक तरीके से ग्रोथ उसकी रुक जाती है, और लास्ट में डिक्लाइनिंग फेस आ जाता है। पैदा होता है, फिर ग्रोथ करता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइनिंग आता है। ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ के 4 फेस होते हैं। कुछ प्रोडक्ट काफ़ी सालों तक चलते हैं, और कुछ प्रोडक्ट कुछ दिन में बंद हो जाते हैं। जैसे पार्ले जी बिस्किट है, 1975 से चल रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन भी आते हैं जो 15 दिन में, 10 दिन में आके बंद भी हो जाते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं? प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में हाई रखते हैं और हाई से लो पे जाते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसे कैसे उसको लो करते हैं वो बता रहा है। तो सेलिंग प्राइस में कैसे चेंज आता है स्कीमिंग अगर आप फॉलो करते हो तो, और प्रोडक्शन कॉस्ट में कैसे चेंज आता है अगर आप क्या फॉलो करते हो? स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो करते हो। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट में कैसे चेंज आता है वो देख लो एक बार। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चैप्टर 4 में डिटेल में दे रखा है, चैप्टर 4 में डिटेल में दे रखा है, लेकिन जो चेंज बता रखा है कि सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट में कैसे आता है स्कीमिंग प्राइसिंग में, वो यहाँ बता रखा है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग में सेलिंग प्राइस को स्टार्टिंग में आप हाई रखोगे, इंट्रोडक्शन स्टेज में, जैसे ही प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे हाई प्राइस पे करोगे, फिर प्राइस आप कम कर दोगे। कम क्यों करोगे? उसके रीजन क्या होते हैं? रीजन बता रखे हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट ने रीजन बता रखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट ने लिख रखे हैं अपने क्वेश्चन में वो रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला रीजन बता रखा है कि आपका प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा? लेस यूनिक हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटर क्या करेंगे? कंपटीटर आपके प्रोडक्ट को खरीद के रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो उसका अंजर पंजर निकालेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो खुद का कॉपी प्रोडक्ट बना देंगे, आपके प्रोडक्ट का कॉपी करके खुद का प्रोडक्ट बना देंगे। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस यूनिक हो जाएगा, लेस यूनिक। दूसरा, अगर आपको कंपटीटर्स को मार्केट में एंटर होने से रोकना है, कंपटीटर्स को मार्केट में एंटर होने से रोकना है, तो अभी आप प्राइस को कम कर देते हो ताकि कंपटीटर उस प्राइस को कभी अचीव ही ना कर पाए। तो कंपटीटर के मन में डर आ जाए और कंपटीटर उस प्राइस को अचीव ना कर पाए और मार्केट में एंटर ही ना हो। तीसरा, अगर आपको मार्केट शेयर गेन करना है या अपनी सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाना है, अगर आपको मार्केट शेयर गेन करना है या आपको सेल्स की वॉल्यूम को ग्रो करना है, तो भी क्या करते हैं अपन? प्राइस को रिड्यूस करते हैं। इन वजह से अपन ग्रोथ स्टेज में क्या कर देते हैं? प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं स्कीमिंग में। मैच्योरिटी में प्राइस को और रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप चाहो तो कांस्टेंट भी रख सकते हो, लेकिन कांस्टेंट रखने के लिए आपको ऐड ऑन करने पड़ते हैं, मतलब कुछ एडिशनल फीचर ऐड करने पड़ते हैं आपके प्रोडक्ट में, तो आप कांस्टेंट रख सकते हो। लास्ट डिक्लाइनिंग फेस में अपन प्राइस को और रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करके कोस्ट और बिलो कोस्ट तक आ जाते हैं, मतलब कोस्ट से कम पे भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पेंटियम इंटेल का प्रोसेसर होता था पहले, स्टार्टिंग में काफ़ी हाई प्राइस पे था पेंटियम 4, काफ़ी महंगा मिलता था। फिर पेंटियम 4 की प्राइस उसने धीरे धीरे कम कर दी, और आज वो पेंटियम 4 का जो भी स्टॉक है उसके पास वो कोस्ट या बिलो कोस्ट से कम पे बेच देता है वो। तो
ये होता है सेलिंग प्राइस में, पहले स्टार्टिंग हाई रखते हैं, फिर रिड्यूस करते हैं, फिर और रिड्यूस, और लास्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में कॉस्ट या बिलो कॉस्ट पे जो भी स्टॉक रहता है उसको सेल कर देते हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में कैसे चेंज आता है, जो बनाने की कॉस्ट है यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में, पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट की, पर यूनिट में कॉस्ट में कैसे चेंज आता है। स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। हाई क्यों रहती है, आपका प्रोडक्ट स्कीमिंग फॉलो करते हो तो इनोवेटिव प्रोडक्ट है तभी स्कीमिंग फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, मान लो एक नॉर्मल पेन आपने लॉन्च किया मार्केट में, अगर आप स्कीमिंग फॉलो करोगे कोई पैसा देगा ही नहीं आपको, हाई प्राइस कोई देगा ही नहीं। तो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट में आपका खर्चा ज़्यादा हुआ होगा, तो स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट क्या आती है, हाई कॉस्ट आती है। अब ग्रोथ स्टेज में आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ग्रोथ स्टेज में ज़्यादा यूनिट सेल होंगे तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करोगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे, सप्लायर से आपको बल्क में डिस्काउंट मिलेगा, सप्लायर से आप बेटर प्राइस में नेगोशिएट कर पाओगे। एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, ग्रोथ स्टेज में आपकी यूनिट्स ज़्यादा बनेंगी, आपको लर्निंग करके बेनिफिट मिलेंगे, लर्निंग और एक्सपीरियंस करके बेनिफिट मिलेंगे। लर्निंग कर मतलब जब एक ही काम को एक लेबर फोर्स बार बार करती है, एक काम को लेबर फोर्स बार बार करती है तो उस काम को करने का टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है तो लेबर की कॉस्ट अपने आप कम आ जाएगी। और लास्ट बता रखा है, पहले आप कम यूनिट बनाते थे, पहले मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख आती थी और आप बना रहे थे 1 लाख यूनिट। अभी भी आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है रेंट की 10 लाख, रेंट की कॉस्ट आ रही है 10 लाख और आप बनाते हो 2 लाख यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में स्प्रेड हो जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में बढ़ जाएगी और आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी अपने आप, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा। ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, इस कारण अपनी कम हो जाएगी। अब मैच्योरिटी स्टेज में ये कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि देखो मैच्योरिटी स्टेज में अपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, जितनी ग्रोथ स्टेज में अपनी सेल हो गई थी लगभग उतनी ही सेल मैच्योरिटी स्टेज में होती है। तो ग्रोथ स्टेज में जितना प्रोडक्शन किया था लगभग उतना ही प्रोडक्शन आप मैच्योरिटी में करोगे, तो मैच्योरिटी में उतना ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो मटेरियल कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डिस्काउंट आपको उतना ही मिलेगा, लेबर कॉस्ट भी आपको कांस्टेंट रहेगी और ओवरहेड कॉस्ट भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी, आपकी सेल काफ़ी कम होगी, सेल काफ़ी कम होगी, प्रोडक्शन काफ़ी कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो पहले जो डिस्काउंट मिलता था सप्लायर से बंद हो जाएगा मिलना, क्योंकि यूनिट कम खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा। लर्निंग करके बेनिफिट भी एक ना एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे और ओवरहेड कॉस्ट अब कम यूनिट में बटेगी तो अपने आप आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये होती है स्कीमिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग हाई, फिर रिड्यूस और फिर और रिड्यूस। प्रोडक्शन कॉस्ट स्टार्टिंग में हाई रहती है, ग्रोथ में रिड्यूस हो जाती है, मैच्योरिटी में वो कॉन्स्टेंट चलती है और डिक्लाइनिंग में आते आते इंक्रीज हो जाती है। अब ये तो थी स्कीमिंग की। अब पेनिट्रेशन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, अगर आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करते हो तो इसमें सेलिंग प्राइस कैसे चेंज होती है। स्टार्टिंग में आप कम प्राइस रखते हो, कम प्राइस कितने रखते हो, जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है या जितनी आपकी मार्जिनल कॉस्ट आई है, वेरिएबल कॉस्ट बोल दो मार्जिनल कॉस्ट बोल दो एक ही बात है, तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट आई है उतनी आप सेलिंग प्राइस रखते हो। ग्रोथ स्टेज में आते आते इसको बढ़ा देते हो, बढ़ा के कितनी कर देते हो, या तो टोटल कॉस्ट जितनी कर देते हो या टोटल कॉस्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हो। मैच्योरिटी फेस में और बढ़ा देते हो, टोटल कॉस्ट में आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाने लग जाते हो और डिक्लाइनिंग फेस में फिर ये कॉन्स्टेंट चलती रहती है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइस में आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको सब्सटेंशियल सेविंग स्टार्टिंग में हो जाती है, तो आपकी कॉस्ट क्या आती है लो, और आपका प्रोडक्ट भी नॉर्मल प्रोडक्ट होता है तो आपकी कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या आती है, लो कॉस्ट आती है। ग्रोथ स्टेज में और कम हो जाती है, और कम क्यों जाती है, आपकी सेल ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको बल्क में डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा सप्लायर से, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस करके बेनिफिट मिलेंगे, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में बढ़ेगी तो ये रिड्यूस हो जाती है। सेम टू सेम वही रीजन से, सेम टू सेम वही रीजन। मैच्योरिटी स्टेज में कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट क्यों हो जाती है, अब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, जितना ग्रोथ में था उतना ही मैच्योरिटी में होगा, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट सारी कांस्टेंट हो जाएंगी और डिक्लाइनिंग फेस में आते आते ये बढ़ जाती है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स कम करोगे तो प्रोडक्शन भी कम करोगे, डिस्काउंट वगैरह मिलना सब बंद हो जाएंगे। इसके रीजन वगैरह नहीं बता रखे और जो क्वेश्चन भी दे रखे हैं खाली इसी के दे रखे हैं, स्कीमिंग वाले, ये लाइफ साइकिल वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि चेंज कैसे आएगा तो स्कीमिंग के दे रखे हैं, पेनिट्रेशन के नहीं दे रखे। आपके मॉड्यूल में तो रीजन भी नहीं बता रखे, रीजन तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना स्टडी मैट में या RTP MTP पास्ट पेपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें ये रीजन बता रखे। स्कीमिंग के भी रीजन नहीं बता रखे थे, रीजन तो मैंने क्वेश्चन जो दे रखे आपको स्टडी मैट में उनमें रीजन बता रखे, मॉड्यूल में जो समरी है उसमें नहीं बता रखे, मॉड्यूल में जो कंसेप्ट जो प्रोविजन है कंसेप्ट उसमें नहीं बता रखे। ये पेनिट्रेशन का बता रखा है। पेनिट्रेशन में भी कभी रीजन पूछे प्रोडक्शन कॉस्ट का, सेम टू सेम यही लिखना है, प्रोडक्शन कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसकी वजह यही होती है। ये अपने देख ली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैसे चेंज आएगा स्कीमिंग में और पेनिट्रेशन। अब आप आगे आ जाओ, ये अपने देख लिया कि मार्केट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्राइस बेटर होती हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या बेटर होती हैं। अब इससे पहले एक चीज़ और देख लो, अपन ने ऊपर देखे थे 3 कैटेगरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। क्वेश्चन में रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ जाए तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगी, प्रीमियम या स्कीमिंग प्राइसिंग। क्या बेस्ट रहेगी, प्रीमियम या स्कीमिंग प्राइसिंग। प्रीमियम बोल दो स्कीमिंग बोल दो एक ही बात है। दूसरा, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ जाए तो इसके लिए क्या बेस्ट रहेगी, अर्लियर वर्जन से थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लो, मतलब डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग कर लो, अर्लियर वर्जन से ज़्यादा चार्ज कर लो, जो आपका अर्लियर वर्जन था उससे प्राइस ज़्यादा रखो। मी टू प्रोडक्ट के लिए जो कंपटीटर का आपने कॉपी करके प्रोडक्ट बनाया है, कॉपी प्रोडक्ट है उसका, उसके लिए क्या बेस्ट रहेगी, उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या यूज़ करता है, एक तरीके से मार्केट प्राइस यूज़ करता है। बाकी आप पेनिट्रेशन प्राइस भी आंसर कर सकते हो, मार्केट प्राइस या पेनिट्रेशन प्राइस इसका आंसर हो जाता है। बाकी इसके लिए बेटर होती है मार्केट प्राइस जो इंस्टीट्यूट यूज़ करता है कॉपी प्रोडक्ट के लिए। अब आप आगे आ जाओ नीचे,
अपन ने मार्केट का देख लिया, प्रोडक्ट वाइज देख लिया। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्पेशल सिचुएशन में क्या क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप रखोगे। तो अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी के लिए नया है लेकिन मार्केट के लिए नया नहीं है, मतलब कंपनी के लिए तो प्रोडक्ट क्या है, न्यू, लेकिन मार्केट के लिए न्यू नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी स्टेशनरी मार्केट में, कंपनी ने देखा आजकल सैनिटाइजर काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो कंपनी ने सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया और सैनिटाइजर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो सैनिटाइजर मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, नॉर्मल सैनिटाइजर काफ़ी सारे आते हैं, तो कंपनी के लिए तो सैनिटाइजर क्या हो गया, नया हो गया, मार्केट के लिए नया नहीं है। मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पुराना है, मार्केट के लिए न्यू नहीं है। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो हमेशा क्या आंसर देना आपको, मार्केट प्राइस। क्या आंसर देना, मार्केट प्राइस। ये इंस्टीट्यूट देता है। बाकी इसके लिए आप पेनिट्रेशन देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट क्या देता है, मार्केट प्राइस। ध्यान रखना क्या देता है, मार्केट प्राइस। दूसरा, कोई पेरिशेबल गुड्स है, मतलब ऐसे गुड्स हैं जो खराब होने के कगार पे हैं, तो उसके लिए क्या प्राइसिंग पॉलिसी बेस्ट रहेगी, कैश रिलायजेबल वैल्यू, जो भी पैसा मिले वो बेटर है। तीसरा, कोई आपके पास आउटडेटेड प्रोडक्ट है, मतलब किसी प्रोडक्ट का आपके पास लार्ज स्टॉक है जो जिसका मार्केट खत्म हो चुका है। जैसे इंटेल का पेंटियम 4 है, पेंटियम 4 का उसका मार्केट खत्म हो चुका है, डिक्लाइनिंग स्टेज में पेंटियम 4, तो उसके पास उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको कितने में बेचना बेस्ट रहेगा, बिलो मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि वो बिकेगा भी कितने में, जब वो अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेचेगा इंटेल, तो ही बिकेगा, वो कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। तो प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे केस में बेस्ट रहेगी। अगला बता रखा है प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन, मतलब मंदी का पीरियड है, मंदी के पीरियड में क्या बेस्ट रहता है, आप टोटल कॉस्ट से तो कम पे बेचो और मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचो। आप अपनी कम से कम मार्जिनल कॉस्ट रिकवर करते रहो, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचो, टोटल कॉस्ट से कम पे बेचो, ये बेस्ट रहता है। ये स्पेशल सिचुएशन की प्राइसिंग बता रखी। अब आते हैं अपन इसके दूसरे टॉपिक, प्राइसिंग मेथड्स में। प्राइसिंग मेथड देखो दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है कॉस्ट बेस्ड, एक होता है कंपटीशन बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड मेथड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं कॉस्ट बेस्ड मेथड के, मेनली कॉस्ट बेस्ड मेथड से आते हैं। अब कॉस्ट बेस्ड मेथड क्या होता है, इसमें सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, फुल कॉस्ट मेथड इसमें बता रखा है। फुल कॉस्ट मेथड में बता रखा है सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ले लेंगे अपन। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे और फिक्स कॉस्ट भी लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे और फिक्स कॉस्ट भी लेंगे और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट ले लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी ले लेंगे और फिक्स कॉस्ट भी ले लेंगे और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट में ऐसा नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेंगे और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, टोटल लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे, आपकी आ जाएगी टोटल सेल। टोटल सेल को डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट करेंगे, आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस अकॉर्डिंग अपने यहाँ लेते हैं। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक बोतल मैन्युफैक्चरर है। एक बार मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, इसी चैप्टर में बता देता हूँ आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो देखो कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, जो भी आपका खर्चा होता है, मॉनेटरी अमाउंट, वो होती है कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। मटेरियल दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देते हो, ये होता है प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देते हो तो ये होता है ओवरहेड, ये होता है ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आपको पता नहीं चल रहा क्या है, तो अपन उसको फिक्स मान लेते हैं, क्योंकि ओवरहेड मेनली फिक्स नेचर के होते हैं, मेनली फिक्स नेचर के होते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक बार समझ लो। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती रहती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो होती है फिक्स कॉस्ट। और ये बात किसकी करता है, टोटल की बात करता है, ये टोटल की बात करता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटल में, जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट मतलब जैसे जैसे आपकी यूनिट्स चेंज होंगी, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा, चेंज होती रहेगी। पर यूनिट तो सेम रहेगी, टोटल में चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, टोटल में सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट चेंज होती रहती है, पर यूनिट चेंज होती रहती है, पर यूनिट चेंज होती रहती है। ये बता रखा है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो सेम रहती है पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट जो टोटल में सेम रहती है, ये भी चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, या तो इन्फ्लेशन के कारण, या आपका आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया, तो ये भी चेंज हो सकती है, जो मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे चेंज होती है, डिटेल में मैंने आपको समझाया था। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको मान लो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट में दे रखी है, आपको उसको टोटल में कन्वर्ट करना है। पर यूनिट में दे रखी है क्वेश्चन में, उसको टोटल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी यूनिट से इनटू करोगे। आपको अलग अलग कैपेसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, नॉर्मल कैपेसिटी भी दे रखी है, मैक्सिमम कैपेसिटी भी दे रखी है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन भी दे रखा है आपको, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे रखा है। बताओ किससे कन्वर्ट करोगे। तो मैंने आपको समझाया था 4 तरह की कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम, एक एस्टिमेटेड, एक नॉर्मल और एक एक्चुअल। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, जिसको अपन प्रैक्टिकली कभी भी अचीव नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली कभी भी अचीव नहीं कर सकते, वो होती है मैक्सिमम कैपेसिटी। दूसरा एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्या होती है, जो आपने बजट बनाया स्टार्टिंग में, वो होती है एस्टिमेटेड। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी में या तो आप ब्रेकडाउन वगैरह, हॉलीडे वगैरह, ब्रेक वगैरह सब लेस कर दो, वो आ जाती है नॉर्मल। या पुरानी कुछ सालों की जो एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल में जितना प्रोडक्शन किया था उसका एक एवरेज ले लो, वो होती है नॉर्मल कैपेसिटी। और एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, आपको ईयर एंड पे पता चलती है एक्चुअल में आपने कितना प्रोडक्शन किया।
ये होते हैं कैपेसिटी लेवल्स। अब फिक्स कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने बेसिक लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। तो सीधा देखो फिक्स कॉस्ट को अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर यूनिट में दे रखा है, हमेशा अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्वेश्चन में अगर नॉर्मल कैपेसिटी है तो फिक्स कॉस्ट को अपन नॉर्मल कैपेसिटी से इनटू करके टोटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दे रखी तो अपन क्या यूज करते हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। क्या यूज करते हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। नॉर्मल और एस्टिमेटेड दोनों नहीं दे रखी तो अपन क्या यूज करते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल, नॉर्मल, एस्टिमेटेड तीनों नहीं दे रखी, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी तीनों नहीं दे रखी तो अपन क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल नहीं दे रखी तो एस्टिमेटेड यूज कर लेते हैं, एस्टिमेटेड नहीं दे रखी तो एक्चुअल यूज कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट के लिए। अब आप बोलोगे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे, पर यूनिट में दे रखा है तो कैसे कन्वर्ट करोगे इनको टोटल में। तो देखो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम चीज़ों से कन्वर्ट होती है, ऐसा नहीं कि सेल्स अलग से वेरिएबल कॉस्ट अलग से, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं और ये यूनिट के चेंज होने से अपने आप चेंज होती है। यूनिट के चेंज होने से चेंज होती है, पर यूनिट सेम होती है, टोटल में चेंज होती रहती है। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के लिए या तो क्वेश्चन में वो एक्चुअल प्रोडक्शन देगा, एक्चुअल प्रोडक्शन देगा तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे, या आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्शन देगा, एस्टिमेटेड देगा तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। तो या तो एक्चुअल देगा कैपेसिटी या एस्टिमेटेड कैपेसिटी देगा, या तो एक्चुअल दे रखा तो एक्चुअल से कन्वर्ट कर दो, एक्चुअल नहीं दे रखा तो एस्टिमेटेड से कन्वर्ट कर दो। वैसे क्वेश्चन में 99% केस में वो एस्टिमेटेड ही देता है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन देता है। तो अपन किससे कन्वर्ट करते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को एस्टिमेटेड से। एस्टिमेटेड याद दिमाग में फिट कर लेना, एस्टिमेटेड से। अगर एस्टिमेटेड नहीं दे रखा, एक्चुअल से। एक्चुअल दे रखा है तो सबसे पहले अपन एक्चुअल को ही देखेंगे, लेकिन एक्चुअल देता नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन एस्टिमेटेड, एक्चुअल या एस्टिमेटेड से अपन करते हैं सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देते हैं, नॉर्मल। फर्स्ट नॉर्मल, फिर एस्टिमेटेड, फिर एक्चुअल। फर्स्ट नॉर्मल, फिर एस्टिमेटेड, फिर एक्चुअल। और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को फर्स्ट एक्चुअल। एक्चुअल दे रखा है तो वैसे एक्चुअल मिलता नहीं है, लेकिन दे रखा है तो एक्चुअल से कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन अपन को ईयर एंड में पता चलता है। नहीं तो अपन एस्टिमेटेड, एक्चुअल से या एस्टिमेटेड से। ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये आपके यहाँ टोटल कॉस्ट मेथड जो है ना, इसमें काम आएगा ये। तो सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट ले लोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट लोगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एक बोतल मैन्युफैक्चरर है जिसका एस्टिमेटेड कैपेसिटी दे रखा है 10,000 यूनिट का, नॉर्मल 8,000 यूनिट का और इंस्टॉल्ड 15,000 यूनिट का। आपको पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट बता रखा है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इसको तो आप किससे कन्वर्ट करोगे, किससे कन्वर्ट करोगे, टोटल में, एस्टिमेटेड से। एस्टिमेटेड दे रखा है ना, एस्टिमेटेड से। इसको तो एस्टिमेटेड से कर दिया। फिक्स कॉस्ट को देखो किससे किया अपन ने, नॉर्मल कैपेसिटी से। फिक्स कॉस्ट को किससे किया, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल दे रखी थी, नॉर्मल नहीं दे रखी होती तो एस्टिमेटेड यूज कर लेते। अब नॉर्मल दे रखी थी तो नॉर्मल से अपन ने कन्वर्ट कर दिया। टोटल कॉस्ट निकाल ली, टोटल प्रॉफिट ऐड किया, टोटल सेल्स आई और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी। ऐसा नहीं करते अपन कि पर यूनिट का डाटा लेते, पर यूनिट का डाटा नहीं लेते अपन, टोटल निकालते हैं। टोटल कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट ऐड करते हैं, टोटल सेल्स आती है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालते हैं। अब देखो सेलिंग प्राइस को किससे कन्वर्ट किया, जिससे वेरिएबल कॉस्ट को किया था, एस्टिमेटेड से। एस्टिमेटेड ये बेसिक लेवल की चीजें हैं, ये आपने सीए इंटर में पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी तो यहां ध्यान से देख लेना। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताई थी आपको इसी में, बेसिक कंसेप्ट में बताई थी, वापस मैं बता देता हूं। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट, इन दोनों का टोटल होती है। और जो फिक्स कॉस्ट होती है, इसको अपन फिक्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। मतलब फिक्स ओवरहेड फिक्स कॉस्ट के बराबर होते हैं। फिक्स ओवरहेड बोल दो चाहे फिक्स कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, कि वेरिएबल ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट होती है, तो वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल नहीं होते, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड दे दे या फिक्स कॉस्ट दे दे, एक ही मतलब होता है। फिक्स ओवरहेड दे दे या फिक्स कॉस्ट दे दे, एक ही मतलब होता है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट ऐड करते हैं तो क्या बनती है, वो वेरिएबल कॉस्ट बनती है। इसको भी मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया था, डिटेल में समझाया था इसको, ऐसा क्यों होता है, सब मैंने डिटेल में समझाया था। ये फुल कॉस्ट निकाल लिया आपने। अब फुल कॉस्ट मेथड में कभी कभी आपको क्वेश्चन में आरओआई या आरओसी दे रखा है, आरओआई या आरओसी दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट ले लो सेम टू सेम, वही वेरिएबल कॉस्ट टोटल और टोटल फिक्स कॉस्ट ले लिया। डिजायर्ड आरओआई या आरओसी ऐड कर दो। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआई बोल दो या आरओसी बोल दो। अब डिजायर्ड आरओआई आरओसी ही कैसे निकालोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। क्वेश्चन में दे रखा होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेना है, फिक्स वाला भी लेना है और वर्किंग वाला भी लेना है। मतलब फिक्स असेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका भी लेना है, और जो वर्किंग असेट में या करंट असेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी लेना है। मतलब वेरिएबल कैपिटल भी लेना है और फिक्स कैपिटल भी लेना है आपको। उसको इंटू करना है आरओआई या आरओसी की जो परसेंटेज दे रखी है क्वेश्चन में, आरओआई या आरओसी की परसेंटेज दे रखी है, उसे इंटू कर देना, आपका डिजायर्ड आरओआई आ जाएगा और उसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर देना, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। टोटल सेल्स आ जाएगी डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसको भी मैंने डिटेल में एग्जांपल से समझाया था आपको कि क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, एस्टिमेटेड यूनिट बता रखी है, यहाँ खाली एस्टिमेटेड ही बता रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फिक्स वाला बता रखा है, करंट वाला बता रखा है। टोटल बता दिया आपको 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15 का फिक्स, 5 का करंट। 20 लाख को अपने आरओआई की परसेंटेज 20 बता रखी है, इंटू करा, ये आपका डिजायर्ड आरओआई आया। टोटल कॉस्ट में डिजायर्ड आरओआई ऐड किया और फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी। ये अपन को करना हो, बस टोटल मेथड फॉलो करना होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी होती है, सब चीज़ें टोटल लेनी होती है और फिर अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लेते हैं।
अब कुछ स्पेशल पॉइंट है कॉस्ट बेस्ड मेथड के जो आपको क्वेश्चन में फॉलो करने। पहला तो आपको कैलकुलेशन टोटल बेसिस पे करनी है, मतलब पहले आप टोटल कॉस्ट ले लो, टोटल प्रॉफिट ऐड कर दो, टोटल सेल आई और सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी। दूसरा पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फिगर मिसिंग है, मान लो क्वेश्चन में कोई कॉस्ट मिसिंग है, कमीशन की कॉस्ट मिसिंग है, कोई भी कॉस्ट मिसिंग है और सेल्स तो आपको निकालनी है, तो ऐसे केस में आपको सेल्स प्राइस पर यूनिट को या टोटल सेल्स को, सेल्स प्राइस पर यूनिट को या टोटल सेल को आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, तो ही आपका सोल्यूशन होगा। अपन ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, आपको भी पता है इसकी रिगार्डिंग। इसके बाद आपको क्वेश्चन में मान लो मल्टीपल सेलिंग प्राइस दे रखी है, क्वेश्चन में मल्टीपल सेलिंग प्राइस दे रखी है और क्वेश्चन बोल रहा है ये बताओ कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है या प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो आप उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आए, जिस अल्टरनेटिव में या जिस सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आए वो आप सेलेक्ट कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन भी अपन ने किया था क्वेश्चन में। तो ये कुछ क्वेश्चन बेस्ड कुछ पॉइंट है, क्वेश्चन बेस्ड कुछ पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद बता रखा है क्वेश्चन में मान लो आपको जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो सेल्स पे दे रखी है। अब आपने तो टोटल कॉस्ट निकाल दिया, अब टोटल कॉस्ट पे आपको प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए, या तो आप यूनिटरी मेथड लगा के कन्वर्ट करो। यूनिटरी मेथड जो मैथ्स का होता है, मैथमेटिक्स का होता है, उससे कन्वर्ट करो, मतलब सेल्स को अज्यूम करो 100, फिर ऐसे ऐसे करके आप कन्वर्ट करो, या डायरेक्टली कुछ मैंने परसेंटेज लिखी है क्योंकि इंस्टीट्यूट ये परसेंटेज ज़्यादा यूज करता है तो आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो। 10% ऑफ सेल दे रखा है मान लो क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या होता है 1/9 ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ सेल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ सेल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। 33 1/3% ऑफ सेल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 50% ऑफ कॉस्ट। और 50% ऑफ सेल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 100% ऑफ कॉस्ट। कैसे होता है इसको प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, 20% ऑफ सेल, मान लो सेल में मान लिया 100, प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेल, तो प्रॉफिट हो गया 20, कॉस्ट कितनी है आपकी 80, सेल 100 प्रॉफिट 20 तो कॉस्ट 80 हो गई। अब प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है, तो कॉस्ट का कितना परसेंट हो गया देख लो, निकाल लो। 20/18 200, ये आ गया 25%, ये आ गया 25%। इस तरह से ये होता है। तो ये मैंने कुछ फिक्स लिख दिए, अगर आप याद कर सको तो बेटर है, क्योंकि आप यूनिटरी मेथड लगाते हो जल्दबाजी में गलत कर देते हो कभी कभी, या टाइम वेस्ट करते हो। तो इंस्टीट्यूट मेनली ये परसेंटेज देता है प्रॉफिट की जो मैंने यूज़ करी है, बाकी इसके अलावा कोई परसेंटेज दे दे। मान लो उसने दे दिया क्वेश्चन में 35% ऑफ सेल्स, तो आपको फिर यूनिटरी मेथड लगा के ही कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या मान लो दे दिया 15% ऑफ सेल, फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दी जो ज़्यादा यूज़ होती है, मेजरली यूज़ होती है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आते हैं अपन कंपटीशन बेस्ड मेथड में। कॉस्ट बेस्ड मेथड देख लिया, प्रैक्टिकल था पूरा। कंपटीशन बेस्ड मेथड ये ज़्यादा काम का नहीं होता। कंपटीशन बेस्ड मेथड ये थियोरेटिकल है, क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं इसमें। हाँ, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसमें दो प्राइसिंग होती है, गोइंग रेट प्राइसिंग और एक सील रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं, आपकी इंडस्ट्री में जो कंपटीटर है उन सबके जो प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं उन सबका एक एवरेज कर लेते हैं। जैसे आप मान लो सीमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग पहले से हैं, जैसे बिरला सीमेंट है, जेके सुपर सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, लक्ष्मी सीमेंट है। ये जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं इन सबका अपन एक एवरेज कर देंगे और वो सेलिंग प्राइस अपन रख लेंगे। एक तरीके से मार्केट प्राइस रख लेते हैं इसमें अपन, और ये कंपटीशन मार्केट में काम आती है। जो भी आपके कंपटीटर चार्ज कर रहे हैं उनका एक एवरेज ले लेते हैं। सील बिड प्राइसिंग क्या होती है, ये आपको टेंडर्स वगैरह, बिड्स वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हासिल करने के काम आती है। टेंडर्स, बिड्स या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के कैसे काम आती है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला या कोई टेंडर निकाला, मान लो गवर्नमेंट कंपनी का एक टेंडर आया ऑडिट का, आपको पता चला कि आपके कंपटीटर ने उस टेंडर के लिए 5 लाख की प्राइस भरी है, 5 लाख की प्राइस भरी है उस ऑडिट को करने के लिए। आप 5 लाख से थोड़ा कम प्राइस भर दो, आप मान लो 4 लाख की प्राइस भर दो, ताकि वो टेंडर आपको मिल जाए। ये होती है सील बिड प्राइसिंग, ताकि आपको टेंडर हासिल हो जाए, बिड हासिल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो जाए। इसमें सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे, जो कंपटीटर ने प्राइस सेट करी है उस टेंडर के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कंपटीटर ने प्राइस भरी है उससे कम प्राइस सेट कर दो। अब आपको कंपटीटर की प्राइस कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जुगाड़नी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन जुगाड़ के जो कंपटीटर ने प्राइस सेट करी है उससे कम प्राइस सेट कर दो, ताकि वो टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। ये होती है सील्ड बिड प्राइसिंग। अगला है वैल्यू बेस्ड मेथड। ये मार्केट रिसर्च में काम आता है। वैल्यू बेस्ड मेथड ये मार्केट रिसर्च करने के बाद ही काम आता है। मार्केट रिसर्च मतलब इस मेथड को यूज करने के लिए आपको भयंकर तरीके की रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके इसको फॉलो कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड मेथड। और मेनली ये न्यू प्रोडक्ट में काम आता है। न्यू प्रोडक्ट में कैसे काम आता है, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो कैसे काम आता है। सबसे पहले अपन उसकी क्या निकालते हैं, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट है आपका, वो कस्टमर को कितना वैल्यू क्रिएट करके देगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितना बेनिफिट जनरेट करके देगा, कितनी वैल्यू क्रिएट करके देगा। ये होती है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। कैसे निकालते हो, अपन लेते हैं कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। जैसे मान लो आप मार्केट में एसी लॉन्च करने जा रहे हो, आपने देखा आपका कोई कंपेरेबल प्रोडक्ट है क्या, आपके एसी जैसा कोई कंपेरेबल प्रोडक्ट है क्या। आपने देखा एक वोल्टास की एक एसी आती है जो आपके प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। वोल्टास वाली वो एसी मार्केट में 30,000 की सेल होती है। कितने की सेल होती है, 30,000 की। वोल्टास वाला कितने में बेचता है उसको, 30,000 की। तो कंपेरेबल प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 30,000 प्लस क्या ऐड कर दो, आपके प्रोडक्ट में, आपकी एसी में जो एडिशनल फीचर्स है, आप कुछ एडिशनल फीचर दे रहे हो। मान लो वोल्टास की एसी सिंगल इन्वर्टर थी, आप ड्यूअल इन्वर्टर दे रहे हो। मान लो वोल्टास की एसी में वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं थी, आप वाईफाई कनेक्टिविटी भी दे रहे हो।
तो जो आप एडिशनल फीचर दे रहे हो उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड कर दो, मतलब कस्टमर को जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से वो ऐड कर दो। लेकिन मान लो आपके प्रोडक्ट के कारण कस्टमर की कोई एडिशनल कॉस्ट आ रही है, आपके प्रोडक्ट के कारण कस्टमर की कोई एडिशनल कॉस्ट आ रही है, वो लेस कर देना। जैसे मान लो वोल्टास की एसी को अगर मेंटेनेंस करते हैं साल का 2000 रुपये का खर्चा आता है, और आपकी एसी जो है उसको मेंटेनेंस करेंगे तो साल का 3000 का खर्चा आएगा, तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1000 रुपये लेस कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले तो कोई कंपेरेबल प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो उसका कोई कंपेरेबल प्रोडक्ट है किसी दूसरी फर्म का, वो ले लो। तो दूसरी फर्म का आपको पता चला वोल्टास की एसी आती है 30,000 की, उस कितने में सेल होती है? 30,000 की, वो ले लिया। प्लस आपके प्रोडक्ट में जो एडिशनल फीचर है या आपके प्रोडक्ट के कारण जो एडिशनल बेनिफिट कस्टमर को होंगे, आपके प्रोडक्ट में जो एडिशनल फीचर है या आपके प्रोडक्ट के कारण जो एडिशनल बेनिफिट कस्टमर को होंगे उसको ऐड कर दो, उसकी वैल्यू को ऐड कर दो। और अगर आपके प्रोडक्ट के कारण कुछ एडिशनल कॉस्ट आ रही है, आपके प्रोडक्ट के कारण कुछ एडिशनल कॉस्ट आ रही है कस्टमर की, वो लेस कर देना। ये आ जाती है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को कितना बेनिफिट या कितनी वैल्यू जनरेट करके देगा, ये होती है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू, आपको परसीव्ड वैल्यू पता कैसे चलेगी? इसके लिए आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। और परसीव्ड वैल्यू होती क्या है? कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है, ये होती है परसीव्ड वैल्यू। तो आपने मान लो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकाल ली, 30,000 की कंपेरेबल प्राइस थी, आप एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो 4,000 का, मान लो 4,000 ऐड कर दिया, और मान लो एडिशनल कॉस्ट आ रही है आपके प्रोडक्ट के कारण 1,000 की, वो लेस कर दिया, तो 33,000 आपने निकाल ली ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। आपने रिसर्च करा, सर्वे करा, आपको पता चला कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए 30,000 देने के लिए रेडी है, तो 30,000 क्या होगी? परसीव्ड वैल्यू। अब प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? तो प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? सेलिंग प्राइस आप परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा सा कम डिसाइड करो और कोस्ट से थोड़ा हाई रखो, मतलब परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा सा कम रखो। परसीव्ड वैल्यू मान लो 30,000 आई है और आपकी कोस्ट आई है मान लो 25,000, कोस्ट आ रही है आपकी 25,000, तो कोस्ट से तो ज़्यादा रखो, जो भी आपकी कोस्ट आ रही है कोस्ट से तो ज़्यादा रखो, लेकिन परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा देने के लिए रेडी है। लेकिन आप थोड़ा कम कर दोगे तो आप जल्द से जल्द मार्केट को कैप्चर कर पाओगे, जल्द से जल्द मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। तो इस अकॉर्डिंग आप सेलिंग प्राइस सेट करो, कोई फिक्स नहीं बताइए इसमें बताइए आप परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम रखो, कोस्ट से ज़्यादा रखो, और आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द मार्केट में क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश हो जाएगा, और आप मार्केट में कैप्चर कर पाओगे, मार्केट को जल्द से जल्द कैप्चर कर पाओगे। इसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, एक एग्जांपल लिया था, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आई थी 35,000, वो इसी वाला एग्जांपल लिया था। परसीव्ड वैल्यू अपनी आई थी 32,000, अब कोस्ट थी आपकी 28,000, तो सेलिंग प्राइस क्या करोगे? कोस्ट और परसीव्ड वैल्यू के बीच में डिसाइड करो, कोस्ट और परसीव्ड वैल्यू के बीच में डिसाइड करो, आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा। अगर आपकी कोस्ट मान लो परसीव्ड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो कोशिश करो कोस्ट को कम करने का, कोस्ट को कम करने का कोशिश करो। और मान लो कोस्ट आपकी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू से भी ज़्यादा आ रही है तो आपके हाल ज़्यादा खराब है, कोस्ट को कम करने की कोशिश करो, क्वालिटी को मेंटेन करके कोस्ट कम नहीं कर पाते, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 35,000, कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कर देगा वो 35,000 का, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू 35,000, कोस्ट आ रही है मान लो आपकी 40,000, अब आप कोस्ट कम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा प्रोडक्ट आपका ना तो कभी बिकेगा ना आपको कभी प्रॉफिट दे पाएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना ही फायदेमंद नहीं है। ये सब बातें भी ये बता देता है। कौन सा मेथड? वैल्यू बेस्ड मेथड। बाकी इतना डिटेल में आपके मॉड्यूल में नहीं बता रखा, जितना बता रखा था बस ये निकालने का तरीका बता रखा था जो मैंने आपको बता दिया। एक इसका छोटा सा क्वेश्चन भी था जो क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको करवाया भी था। अब आ जाते हैं थियरी ऑफ प्राइस। थियरी ऑफ प्राइस ये कोई प्राइस की कोई थियरी नहीं है, ये थियरी ऑफ प्राइस क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपके बिजनेस के लिए ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्या होती है। ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस का मतलब बताता है ये थियरी ऑफ प्राइस। ये बोलता है जो प्राइस आपके टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है, जो प्राइस आपके टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है उसे बोलते हैं अपन ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। जो प्राइस आपके टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है वो होती है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्या होती है? जो आपके टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। आप प्रोडक्ट ए को अभी 25 रुपीज़ पे बेचते हो, वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी 17 रुपये पर यूनिट, 17 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 20,000 आती है, और करंट डिमांड जो है 25 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस से आपकी कितनी यूनिट सेल होती हैं? 10,000 यूनिट सेल हो जाती हैं आपकी। अब एक लाइन दे रखी है आपको, अगर सेलिंग प्राइस को आप 1 रुपये से चेंज करते हो, 1 रुपये से चेंज करते हो तो आपकी डिमांड 1000 यूनिट से कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप सेलिंग प्राइस को 1 रुपये से बढ़ाते हो, डिमांड 1000 यूनिट से कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस को 1 रुपये से कम करते हो, डिमांड 1000 यूनिट से बढ़ जाएगी। तो आपके बिजनेस के लिए ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्या है, मैंने ये आपको टेबल बना के समझाया था। तो अपने देखा था कौन सी सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो अपने सारी सेलिंग प्राइस लिखी थी। तो सेलिंग प्राइस जो 26 है, 26 पे आपका प्रॉफिट देखो हाईएस्ट आ रहा था 61,000 का। तो इस बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ए के लिए ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 26। मतलब जो प्राइस आपके टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देती है, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। ये होती है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। अब ये ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे? ऐसे टेबल बना के नहीं निकालना अपन को, उसके लिए एक तरीका दे रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। एक मॉडल दे रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये मॉडल से अपन क्या करेंगे? ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ऐसे टेबल बना के नहीं करेंगे कि सारी सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट चेक करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल यूज करेंगे और इसको यूज करके अपन क्या करेंगे? ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये बोलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, प्रॉफिट आपका कब मैक्सिमम होगा? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब बताता है ये A - 2BQ, A - 2BQ।
और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ये तो मैंने आपको बता रखा है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम है, या तो मार्जिनल कॉस्ट बोल दो या वेरिएबल कॉस्ट बोल दो। तो ए माइनस 2BQ वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इसी में एक सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और दे रखा है, P इक्वल्स टू ए माइनस BQ। P इक्वल्स टू ए माइनस BQ। P मतलब क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। A मतलब क्या है, वो सेलिंग प्राइस जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। वो सेलिंग प्राइस जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो, वो होता है A। B क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन डिमांड, या चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन क्वांटिटी। और Q क्या होता है, ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी। जो ऊपर से आप क्यों निकालोगे वो होता है ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी। तो P इक्वल टू ए माइनस BQ, दो फॉर्मूले दे रखे हैं, इन दो फॉर्मूलों को यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं। ऊपर वाले एग्जांपल में देखो वेरिएबल कॉस्ट आपको 17 रुपीज पर यूनिट दे रखी थी। करंट सेलिंग प्राइस को भूल जाओ आप, ये तो ऑप्टिमम नहीं है, अपन को ऑप्टिमम निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट 17 पर यूनिट दे रखी थी आपको। नीचे बता रखा था चेंज इन प्राइस 1, चेंज इन प्राइस देखो, चेंज इन सेलिंग प्राइस ₹1, तो चेंज इन प्राइस 1 बता रखा था। चेंज इन डिमांड कितनी होगी, 1000, तो 1/1000 आ गया। बी क्या आ गया, 1/1000। चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन 1/1000 आ गया। ए क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड जीरो है, जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड जीरो हो जाएगी, वो होता है ए। क्वेश्चन में वैसे दे रखा होता है ए, नहीं दे रखा तो अपन निकाल भी सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो निकाल लिया अपन ने, क्योंकि बता रखा है ₹1 से सेलिंग प्राइस कम ज्यादा करोगे 1000 यूनिट से आपकी डिमांड कम होगी। अगर आप ₹1 से सेलिंग प्राइस ज्यादा कर दोगे तो 1000 यूनिट से डिमांड कम हो जाएगी, ₹1 से सेलिंग प्राइस कम करोगे तो 1000 यूनिट से डिमांड बढ़ जाएगी। अभी आपकी डिमांड 10,000 है, 10,000 डिमांड है, अपन को डिमांड जीरो करनी है। ₹1 से सेलिंग प्राइस बढ़ाते ही 1000 यूनिट से कम हो जाती है। आप सेलिंग प्राइस को ₹10 से बढ़ा दो, 10,000 यूनिट से डिमांड कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस एग्जाम्पल की 10 से बढ़ा दोगे तो 10,000 से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जीरो हो जाएगी। तो ₹10 से आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। अभी सेलिंग प्राइस कितनी है, 25 है, तो 35 कर दो, 35 कर दो। तो ए क्या हो गया, एक तरीके से ए हो गया 35, ये आ गया 35। वैसे क्वेश्चन में मिलता है आपको ए, बाकी ए आपको निकालना भी है तो आप ऐसे इमेजिन करके भी निकाल सकते हो। दूसरा ए निकालने का तरीका है P इक्वल्स टू ए माइनस BQ। क्वेश्चन में जो करंट क्वांटिटी दे रखी है वो यूज कर लो। चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन क्वांटिटी, ये तो हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही। करंट सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो यूज कर लो, अपने आप आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब P वाला जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस वाला जो फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यू डाल दो करंट वाली, करंट सेलिंग प्राइस, करंट क्वांटिटी, और B तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, B तो हमेशा मिलेगा आपको, चेंज इन प्राइस अपन चेंज इन क्वांटिटी, अपने आप ए आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो, जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें ए नहीं था, बाकी आप ऐसे सोच के भी, ऐसे इमेजिन करके भी ए निकाल सकते हो। अब सॉल्यूशन करेंगे, अपन को निकालनी है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। देखो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब ए माइनस 2BQ को वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए माइनस 2BQ इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, ए माइनस 2BQ इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। इसमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है सब डाल दो, आपकी क्यू की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी, मतलब जो सेलिंग प्राइस आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगी, उस सेलिंग प्राइस पे आप कितनी यूनिट सेल कर पाओगे, कितनी यूनिट सेल कर पाओगे, ये क्यू निकालेंगे अपन। ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी क्यू निकाल लेंगे, करंट क्वांटिटी नहीं, ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी निकालेंगे क्यू निकाल लिया अपन ने। अब प्राइस का फॉर्मूला है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालेगा ए माइनस BQ। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखो 26 ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस वही आई है 26, वहां टेबल बना के निकाली थी मैंने ऊपर, यहाँ मैंने फॉर्मूले से निकाल दी, 26 आई है। ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी कितनी है, 9000 यूनिट, मतलब 26 की सेलिंग प्राइस रखोगे तो कितनी यूनिट सेल होंगी, देखो यहाँ भी 9000 थी, 9000 ही थी, 9000 ही थी। तो इस अकॉर्डिंग निकालेंगे। पहले अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालने का, तो पहले आप क्यों निकालो, ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, MR इक्वल्स टू MC करके, मतलब A माइनस 2BQ को वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल कर दो, A माइनस 2BQ को वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल कर दो, आपका ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। फिर ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकाल लो, P इक्वल्स टू A माइनस BQ वाला फॉर्मूला यूज करके, P इक्वल्स टू A माइनस BQ वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू डाल के आप ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकाल लो। ये होता है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस नहीं पूछता, वो बोलता है सेलिंग प्राइस निकालो इस फॉर्मूले को यूज करके, सेलिंग प्राइस निकालो आप A माइनस BQ को यूज करके, तो डायरेक्टली निकाल दो। फिर क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डिमांड दे रखी होती है, या तो क्वेश्चन में डिमांड दे रखी होती है, या डिमांड किसी अलग तरीके से निकलवाई हुई होती है, अलग तरीके से, मतलब MR इक्वल टू MC करके नहीं निकल रही होती, किसी अलग तरीके से आपको डिमांड निकलवाई होती है, या डिमांड दे रखी होती है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो A माइनस BQ। आपको ऊपर MR इक्वल टू MC नहीं करना। अगर आप MR इक्वल टू MC करके निकालते हो तो आती है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस, मतलब पहले क्यू निकालते हो, कैसे निकालते हो, क्यू MR इक्वल टू MC करके, और फिर P निकालते हो, तो वो होती है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालो, आप ऐसा नहीं बोलता ऑप्टिमम निकालो या आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी ऐसे निकालो, ऐसा नहीं बोलता वो बोलता है खाली सेलिंग प्राइस निकालो। तो वो क्वेश्चन में क्यू दे देता है, या क्वेश्चन में क्यू वो अलग तरीके से निकलवाता है, तो P निकाल दो डायरेक्टली A माइनस BQ करके। ये था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, और इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने के चांस होते हैं इस चैप्टर में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने क्लास में किए थे, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिए थे।
अब इसमें लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बिल्कुल बकवास टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक है एक तरीके से, लेकिन दे रखा है, अपन एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में प्रोडक्ट प्राइसिंग करने के कुछ सिद्धांत बता रखे हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हो तो एक फेयर प्राइस निकले, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखो, कुछ बातों का ध्यान रखो। ये बोलता है, ये बोलता है आपने ऊपर वाली काफी बातें देख ली, लेकिन एक फेयर प्राइस आने के लिए कुछ बातें और आपको दिमाग में फिट करनी है। एक होता है प्राइस कस्टमाइजेशन। क्या होता है एक प्राइस कस्टमाइजेशन? मतलब आप अपनी प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हो। आपने सेलिंग प्राइस रखी है, उसको ऐसा नहीं कि एक प्राइस को फिक्स कर लिया, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज कैसे? प्रोडक्ट लाइन के बेस पे। प्रोडक्ट लाइन के बेस पे कैसे? मान लो आपने सेम फोन बनाया, एक फोन बनाया और उसमें आपने क्या कर दिया, अलग अलग वैरायटी कर दी। एक 32 GB स्टोरेज कर दिया, एक 64 GB स्टोरेज कर दिया, एक 8 GB रैम कर दिया, एक 16 GB रैम कर दिया। काफी सारी करते हैं ना फोन कंपनीज, ऐसे तो करती हैं। रियलमी, ओप्पो वगैरह, एप्पल भी ऐसे ही करती है। एक 64 GB स्टोरेज देती है, एक 128 GB स्टोरेज देती है, एक 256 GB स्टोरेज देती है, जबकि बिल्कुल सेम फोन होता है। तो प्रोडक्ट लाइन के बेस पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो प्राइस को। तो जो 64 GB स्टोरेज है उसकी प्राइस कम रखोगे, 128 GB स्टोरेज की ज्यादा रखोगे। तो प्रोडक्ट लाइन के बेस पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज। दूसरा कस्टमर पास्ट बिहेवियर। कस्टमर पास्ट बिहेवियर मतलब आपका जो कस्टमर है उस का बिहेवियर कैसा? बिहेवियर मतलब वो टाइम पे पेमेंट देता है क्या? आप अगर वो टाइम पे पेमेंट देता है, उससे आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके उसके लिए प्राइस को कम कर दो, कस्टमाइज कर दो। और जो कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं देते या आपसे बिहेवियर अच्छा नहीं रखते, उनसे आप नॉर्मल प्राइस चार्ज करो। इसके बेस पे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तीसरा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब एज के बेस पे भी आप प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हो। एज के बेस पे कैसे कर सकते हो? जैसे ट्रेन में होता है, बस में होता है, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगती है, 12 ईयर से ज़्यादा की फुल टिकट लगती है। तो इसके बेस पे आप प्राइस को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लास्ट है टाइम डिफरेंशियल। टाइम डिफरेंशियल मतलब सब्सक्रिप्शन टाइम के बेस पे भी आप प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे नेटफ्लिक्स करता है, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, और 12 मंथ का एक साथ लेते हो तो आपको थोड़ा कम प्राइस पे पड़ता है। ऐसे जैसे जियो वगैरह करते हैं, जियो एयरटेल करते हैं, 1 मंथ का आप रिचार्ज करवाते हो थोड़ा महंगा पड़ता है, 3 मंथ का या 3 मंथ का या 1 ईयर का करवाते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो टाइम डिफरेंशियल के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइन के बेस पे, कस्टमर पास्ट बिहेवियर, डेमोग्राफिक, टाइम डिफरेंशियल, पीसीडीटी, इन 4 के बेस पे आप प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हो। थियरी भी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल थियरी है। कभी गलती से आ गया तो इसका थियरी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा प्राइस कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको बस। अगला है प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी। अब प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी क्या है? प्राइस को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। आपने एक प्राइस फिक्स कर ली, अब आपको उसको एडजस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी सेम टू सेम कस्टमाइजेशन जैसा है, कुछ अलग नहीं लगेगा आपको, लगभग सेम जैसा ही लगेगा। बस इंस्टीट्यूट ने अलग से टॉपिक बना दिया, प्राइस एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक सेलिंग प्राइस आपने फिक्स कर ली कि 500 रुपये, अब उसको एडजस्ट कैसे करोगे? कैश डिस्काउंट देकर आप एडजस्ट कर सकते हो। जो लोग आपको टाइम पे पेमेंट देते हैं उनको कैश डिस्काउंट दे दिया, एडजस्ट कर दी। क्वांटिटी डिस्काउंट देकर आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो। जो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं उनके लिए क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिया, प्राइस एडजस्ट कर दी, प्राइस कम कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट देकर आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो। जो आपके डीलर्स हैं या होलसेलर्स हैं या आपके एजेंट हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट दे दिया, प्राइस एडजस्ट कर दी। ज्योग्राफिक प्राइसिंग कर सकते हो। ज्योग्राफिक प्राइसिंग कैसे कर सकते हो? जैसे अमूल करता है। अमूल क्या करता है, गुजरात में तो दूध सस्ता बेचता है, गुजरात में क्या करता है, वो 1 लीटर के 50 रुपये चार्ज करता है मान लो, और राजस्थान में उसी दूध के 1 लीटर के 55 रुपये चार्ज करता है, या दिल्ली में 1 लीटर के 55 रुपये चार्ज करता है। ये होता है ज्योग्राफिक प्राइसिंग। अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस आप रख सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेट वगैरह अलग लगेगा, क्योंकि आपकी मान लो फैक्ट्री गुजरात में और आप कहीं और सप्लाई करते हो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ जाता है कभी कभी। तो ज्योग्राफिक प्राइसिंग भी आप कर सकते हो। और इसके बाद बता रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप प्राइस चार्ज करने में भेदभाव कर सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अपन डिफरेंशियल प्राइसिंग और पीक लोड प्राइसिंग भी बोलते हैं। भेदभाव कैसे कर सकते हो? जैसे थिएटर वाले करते हैं, सिनेमा में आपने देखा होगा, थिएटर में आपने देखा होगा, जब आप सुबह जाते हो, मॉर्निंग वाले शो में जाते हो, तो आपको प्राइस कम पड़ती है, 100 रुपये में आपको टिकट मिल जाती है कभी कभी। तो सुबह वाली टिकट जो होती है, सुबह 9 वाला जो शो होता है। लेकिन जब आप इवनिंग का शो लेते हो, इवनिंग में मूवी देखने जाते हो, तो वो महंगा पड़ता है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि इवनिंग में काफ़ी सारे लोग देखने आते हैं, सबका जॉब वगैरह हो जाता है, जॉब वगैरह का टाइमिंग हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, तो इवनिंग में मूवी देखने आते हैं, तो पीक लोड होता है वहाँ पे। तो ये आप इस अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जैसे होटल वाले करते हैं, होटल वाले क्या करते हैं, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे पे प्राइस ज़्यादा रखते हैं, सैटरडे संडे पे प्राइस ज़्यादा रखते हैं, और वीकडे पे उनकी प्राइस कम होती है। ऐसे ही वो सीजन्स में, शादी वगैरह के सीजन में प्राइस काफ़ी हाई रखते हैं, और बाकी नॉर्मल डे में प्राइस उनकी कम रहती है। तो आप प्राइस चार्ज करने में भेदभाव कर सकते हो, डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो, पीक लोड प्राइसिंग भी बोलते हैं। जब आपके पास आपके ऊपर ज़्यादा लोड हो तब प्राइस बढ़ा दो, जब लोड कम हो प्राइस कम कर दो। ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस एडजस्टमेंट और प्राइस कस्टमाइजेशन एक जैसे ही है, लेकिन प्राइस कस्टमाइजेशन कभी पूछे तो ऊपर के 4 पॉइंट लिखने, प्राइस एडजस्टमेंट पूछे तो नीचे के 5 पॉइंट लिखने। बाकी कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो मैंने आपको करवा दिया प्राइस एडजस्टमेंट, प्राइस कस्टमाइजेशन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो बिल्कुल फालतू है, जो बिल्कुल आने के कोई चांस नहीं है। तो प्राइस सेंसिटिविटी ये क्या है? ये बताता है प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज करने से, प्रोडक्ट की प्राइस में अगर आप चेंज करते हो तो उससे कस्टमर के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते हो तो कस्टमर के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताता है प्राइस सेंसिटिविटी। तो क्या बताता है एक तरीके से, अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते हो तो उससे डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाते हो तो उससे डिमांड कम होगी, या प्रोडक्ट की प्राइस को कम करते हो तो उससे डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये बताता है प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करने से डिमांड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताता है प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये बोलता है
अगर प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क पड़ता है या कस्टमर की बिहेवियर पे फर्क पड़ता है, मतलब अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते हो तो उससे डिमांड कम ज़्यादा हो रही है, प्राइस को बढ़ाने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस को कम करने से डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो वो कैसा प्रोडक्ट है? हाई प्राइस सेंसिटिव। क्या प्रोडक्ट है वो? हाई प्राइस सेंसिटिव। जैसे और दूसरा क्या बोल रहा है, अगर प्राइस के चेंज करने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्राइस के चेंज करने से प्रोडक्ट की डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा या फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कैसा प्रोडक्ट है? लो प्राइस सेंसिटिव। जैसे एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है, एप्पल अपने आईफोन की प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करेगा, मान लो अभी 1 लाख चार्ज करता है, 1 लाख की जगह 1,05,000 या 95,000 भी चार्ज करेगा, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? लो प्राइस सेंसिटिव। क्या है? लो प्राइस सेंसिटिव। ऐसे ही मान लो पार्ले जी बिस्किट है, 5 रुपये में बेचता है अपना ग्लूकोज वाला बिस्किट, अगर वो प्राइस को चेंज करता है, 6 रुपये करता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस को 4 रुपये करता है 5 से, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो पार्ले जी बिस्किट जो प्रोडक्ट है पार्ले का, वो क्या है? हाई प्राइस सेंसिटिव। तो प्राइस के चेंज करने से अगर डिमांड पे चेंज हो रहा है तो कैसा प्रोडक्ट होता है वो? हाई प्राइस सेंसिटिव। और प्राइस के चेंज करने से डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है? लो प्राइस सेंसिटिव। तो कुछ प्रोडक्ट लो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कुछ प्रोडक्ट हाई प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अब पता कैसे चलता है? तो काफ़ी सारे पॉइंट बता रखे हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट बता रखे हैं जो बताती है कि प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है आपके प्रोडक्ट। तो काफ़ी सारे पॉइंट है, टोटल 9 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? पहला बता रखा है यूनिक वैल्यू इफेक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की कुछ यूनिक वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू, यूनिक वैल्यू, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, जैसे एप्पल के आईफोन की यूनिक वैल्यू है, तो प्राइस सेंसिटिव क्या होगी? लो होगी। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा डिफिकल्ट कंपैरिजन, अगर आपके प्रोडक्ट का बाकियों से कंपैरिजन होना मुश्किल है, तो प्राइस सेंसिटिव क्या होगी? लो होगी। अगला बता रखा है शेयर्ड कॉस्ट। अगर आपके प्रोडक्ट को काफ़ी सारे लोग मिलकर शेयर करते हैं तो आप थोड़ा बहुत प्राइस भी बढ़ा दोगे तो वो काफ़ी सारे लोगों में बढ़ जाएगी, तो प्राइस सेंसिटिव क्या होगी? ऐसे प्रोडक्ट की लो होगी। अगला बता रखा है प्राइस क्वालिटी। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है तो प्राइस सेंसिटिव क्या होगी? लो होगी। अगला बता रखा है एंड बेनिफिट इफेक्ट। ये क्या बोलता है? आपका जो प्रोडक्ट है किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। आपने मान लो एक फ़ोन खरीदा 50,000 रुपये का, 50,000 का फ़ोन खरीदा, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उस पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाया, उसका बैक कवर लिया। अब टेम्पर्ड ग्लास, बैक कवर, इनकी प्राइस अगर 10-15 रुपये बढ़ भी जाती है तो भी आप लोगे ही। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 50,000 के फ़ोन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है तो प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी? उन प्रोडक्ट की लो होगी। ये होता है एंड बेनिफिट इफेक्ट। अगला है टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसकी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन का हिस्सा है, अगर आपका प्रोडक्ट का क्या है, आपका प्रोडक्ट कोई पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी? जैसे नमक का पैकेट 20 रुपये में आ जाता है और सब लोग खरीद लेते हैं और सबकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा है। अब नमक की प्राइस 20 रुपये से 22 रुपये भी हो जाए, 25 रुपये भी हो जाए, सब खरीदेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? लो होती है। अगला बता रखा है संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट क्या होता है? आपने मान लो मशीन वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बड़ी बड़ी मशीनों में, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की मशीनों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मशीनों को रिपेयर करने के लिए या मशीनों में बोल्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, बोल्ट वगैरह की, इक्विपमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई बोल्ट खराब हो गया मशीन का, या मशीन का कोई इक्विपमेंट, कुछ पार्ट खराब हो गया, तो मशीन के जो पार्ट हैं या मशीन के जो बोल्ट हैं, इन प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी? लो होगी। लो क्यों होगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मशीन खराब हो गई आप मशीन को भगा दोगे, मशीन तो आपको ठीक करनी पड़ेगी। अब बोल्ट की प्राइस मान लो पहले 50 रुपये थी, अब 70 रुपये भी हो गई, तो भी आप खरीदोगे, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगी ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी? लो। इसके बाद बता रखा है इन्वेंट्री इफेक्ट। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्टोर करके नहीं हो सकते, जैसे दूध है, ब्रेड वगैरह है, इन प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है? लो होती है। लो क्यों होती है? अगर आप दूध, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के साथ एक साथ स्टोर करके रख लोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूध तो आपको डेली बेसिस पे खरीदना पड़ेगा, दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह डेली बेसिस पे आपको खरीदनी पड़ेंगे। तो अगर मान लो दूध की प्राइस 55 रुपये से 58 रुपये भी हो जाती है तो भी आप पे करोगे। तो प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है ऐसे प्रोडक्ट की जिनको स्टोर करके नहीं हो सकते? लो होती है। और लास्ट बता रखा है सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट के मार्केट में काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है? हाई होती है। जैसे पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट का जो ग्लूकोज वाला पैकेट आता है 5 रुपये का आता है, तो उसके काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट है। सनफिस्ट का भी आता है ग्लूकोज बिस्किट, ब्रिटानिया का टाइगर भी आता है, तो काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट हैं उसके। तो जो पार्ले जी बिस्किट है उसके प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी क्या है? लो है। लो नहीं, हाई है। हाई क्यों है? अगर पार्ले जी बिस्किट अपने प्राइस को कम भी करता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा कर देता है, 5 रुपये से 6 रुपये भी कर देता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी बेचारा। इस कारण पार्ले जी बिस्किट अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ा पाता। हाँ, वो बिस्किट वगैरह जरूर कम करता है लेकिन प्राइस को नहीं बढ़ा पाता, तो हाई रहेगी। तो ये एक फालतू सा पॉइंट था, प्राइस सेंसिटिविटी। ये बताता है प्राइस के चेंज करने से डिमांड में क्या चेंज आएगा या कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, कम ज़्यादा हो जाती है डिमांड ज़्यादा, तो वो प्रोडक्ट क्या है? हाई प्राइस सेंसिटिव। और अगर डिमांड में कम चेंज आता है तो प्रोडक्ट क्या है? लो प्राइस सेंसिटिव। इसके लिए कुछ फैक्टर दे रखे हैं, याद करने हो तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कुछ काम का नहीं है। याद करने के लिए PS स्टडीज़
आप इसका मेमोरी वर्ड यूज़ कर सकते हो, PS स्टडीज़। ये था चैप्टर प्राइसिंग डिसीजन। मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया डिटेल में, जो जो टॉपिक थे इसके टोटल कवर करवा दिए, जो भी स्टडी मैट पे टोटल टॉपिक थे, जो फालतू टॉपिक थे वो भी करवा दिए, जो काम के टॉपिक थे वो भी करवा दिए। अब एक बार स्टडी मैट देख लो इसका एक बार। प्राइसिंग डिसीजन टॉपिक देख लो क्या क्या है जो अपन ने किए। थियरी ऑफ प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल देखा अपन ने, प्राइसिंग पॉलिसी देख ली थी, स्ट्रेटेजीज देख ली थी, प्रिंसिपल प्रोडक्ट प्राइसिंग देखा था, प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस कस्टमाइजेशन, प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी सब देख लिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के। प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट देख लिया था, प्राइसिंग मेथड्स देख लिए थे, प्राइसिंग जो स्पेशल सिचुएशन में होती है वो भी देख लिया था, न्यू प्रोडक्ट के लिए जो फॉलो करोगे वो भी देख लिया था, और प्राइसिंग की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है कैसे होती है, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन की वो देख ली थी। मतलब टोटल टॉपिक अपने इस चैप्टर के देख लिए, एक एक करके टोटल टॉपिक देखे। इन्होंने सबसे पहले थियरी ऑफ प्राइस दे रखा है, ये अपने देख लिया था थियरी ऑफ प्राइस पूरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के साथ, समझ लिया था इसको थियरी ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। फिर प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट देखा, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट अपने पूरा देख लिया था चारों तरह के मार्केट में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस कस्टमाइजेशन देख लिया था, देखो प्राइस कस्टमाइजेशन देख लिया था, प्राइस सेंसिटिविटी देख लिया था, जो जो बता रखा है टोटल। प्राइसिंग मेथड देख लिए थे, प्राइसिंग मेथड में कॉस्ट बेस मेथड देखे थे पहले। तो कॉस्ट बेस मेथड में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन 1, ये लर्निंग कर्व के रिगार्डिंग है। ये लर्निंग कर्व का अपन लास्ट क्लास में कवर करेंगे लर्निंग कर्व का, क्योंकि लर्निंग कर्व का कंसेप्ट इस चैप्टर का नहीं है, ये एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग टॉपिक है लर्निंग कर्व का। तो ये लॉग वगैरह अभी मत देखना, ये लास्ट क्लास होगी ना, जब फाइनल क्लास होगी उसमें ये अपना कवर होगा, ये उस चैप्टर के रिगार्डिंग है। लर्निंग कर्व का अलग से चैप्टर नहीं है, पहले ओल्ड कोर्स में एक अलग से चैप्टर होता था, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही अलग है, लेकिन ये काम आता है, काफ़ी जगह काम आता है। ये प्राइसिंग डिसीजन में भी काम आता है लर्निंग कर्व का कंसेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी काम आता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी काम आता है, तो इसको अलग ही अलग लास्ट में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक में भी ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में भी ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, ये लर्निंग कर्व वाले में कवर्ड है, लर्निंग कर्व वाले में कवर्ड है। इसको नहीं किया तो बाकी अपने टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए थे, ये लर्निंग कर्व के साथ अपना लास्ट में कवर हो जाएगा। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आपने डिटेल में देख ही ली थी, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन सारे मैंने क्लास में करवाई दिए थे आपको। स्पेशल सिचुएशन में प्राइसिंग अपन ने देख ली थी। उसके बाद स्कीमिंग और पेनिट्रेशन के बारे में डिटेल में देख लिया था अपन ने न्यू प्रोडक्ट के लिए। न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी अपन ने देखा था, रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी और मीटू, ये कंसेप्ट इनसाइड में जो दे रखा है। न्यू प्रोडक्ट के टाइप्स देख लिए थे। प्राइसिंग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखो कैसे चलती है, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन का बता रखा है वो अपन ने देख लिया था। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज देख ली थी। तो ये चैप्टर था, प्राइस सेंसिटिविटी देख लिया था अपन ने। ये चैप्टर था आपका प्राइसिंग डिसीजन, जो डिटेल में अपन ने पूरा कवर कर लिया, टोटल टॉपिक इसके कवर कर लिए, रेलिवेंट टॉपिक भी कर लिए, इररेलिवेंट टॉपिक भी कर लिए। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है, एक इलस्ट्रेशन, वो अपना लर्निंग कर्व में कवर होगा, लर्निंग कर्व में कवर होगा। बाकी टोटल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवा दिए थे, और टोटल क्वेश्चन अपन ने इसके देख भी लिए। बाकी एक क्वेश्चन इसका लर्निंग कर्व, जो लास्ट टॉपिक आएगा, लास्ट कंसेप्ट आएगा, उसमें कवर होगा। लर्निंग कर्व का एक अलग से अपना पूरा कंसेप्ट आएगा, जो अपने काफ़ी अलग अलग चैप्टर में हेल्प करेगा लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है मैंने सारे उस टॉपिक में डाल दिए। बाकी टोटल क्वेश्चन अपने इसके कर लिए थे, मॉड्यूल के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, टोटल क्वेश्चन जो भी थे। ये था प्राइसिंग डिसीजन, जिसका मैंने आपको डिटेल में रिवीजन भी करवा लिया। एक बार आप फिर से देख लेना, बाकी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।